हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी इज़ एवरीथिंग। तो इसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करा था ओवरव्यू। अब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? टू टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में टू टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक, क्वांटिटेटिव में एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर और एसएलआर को रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, लोन टेकिंग सिस्टम ऑफ बैंक फ्रॉम आरबीआई, रेपो रेट, ठीक, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रीपर्चेज ऑप्शन, एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेट ऑफ रेफरेंस, इंटरेस्ट रेट्स दैट डिटरमाइन अदर इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा, ये मैं अभी रीड आउट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। क्वालिटेटिव कौन से होते हैं? जब क्वांटिटेटिव फेल हो जाते हैं तो हम क्वालिटेटिव का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट, एमसीएलआर, नॉन ट्रेडिशनल टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उसके बाद में कुछ नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हूवर, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। ये इसको हम तब यूज़ करते हैं जब ट्रेडिशनल फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव को। क्वांटिटेटिव में सबसे पहला है एनडीटीएल, मतलब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। अब ये होता क्या है? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, इसका मतलब है कि बैंक के पास कितना पैसा जमा हुआ है और कितना वो लैंड करेंगे, ठीक है। तो जो है, तो जितना उन्होंने उनके यहाँ डिपॉजिट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग और करंट अकाउंट, और जितना वो लोन देंगे उसको माइनस करके जो अमाउंट निकलता है उसको हम बोलते हैं उनका नेट अमाउंट है, उनकी अर्निंग है वो। तो उसमें अब देखो, डिपॉजिट्स कितने होते हैं? टू टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं, करंट या फिर सेविंग। तो करंट कौन सा होता है? जो कि बिजनेसमैन वगैरह करते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, वो बहुत कम देते हैं, ना के बराबर देते ही नहीं होता है। लेकिन सेविंग में उन्हें देना पड़ता है, तो वो बैंक अपनी तरफ से देती है। टर्म लोन्स होते हैं कुछ। अच्छा, नेक्स्ट, टर्म लोन्स आपके हो गए, जैसे कि कुछ टाइम डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आपका सॉरी एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह जो होते हैं, ये सब इस पे देना पड़ता है सरकार को, वो सॉरी बैंकों को, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? सेकंड बात करते हैं हम सीआरआर की। तो सीआरआर क्या होता है? जब ये एक एनडीटीएल का पार्ट है, बैंक हैज़ टू रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश। देखो, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, जितना बैंकों को आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है उसको हम बोलते हैं सीआरआर, ठीक है। प्रेजेंट में 4%, तो ये नंबर चेंज हो सकता है, ये चेंज होता रहता है। मनी गोज़ आउट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, मनी इकोनॉमी के बाहर जा रही है। नो वन यूजेस इट, कोई भी उसको यूज़ नहीं करता, आरबीआई भी इसको यूज़ नहीं करता, नॉट इवन द गवर्नमेंट। नॉट अर्लियर क्या था? लोअर लिमिट थी 3%, अपर लिमिट थी 15%। आरबीआई तो उसके बाद में आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2006 पास हुआ, जिसके बाद से ये लिमिट्स हट गई, ठीक है। सीआरआर फोर्टनाइट को चेक होता है, मतलब फ्राइडे को चेक होता है। 14 डेज़ मींस 2 हफ्ते पहले का जो फ्राइडे होता है उस टाइम के हिसाब से रखा जाता है 4% ऑफ द एनडीटीएल, ठीक है। आरबीआई की वेबसाइट है एक, उस पर होता है। नो इंटरेस्ट रेट्स टू द बैंक, ठीक है, बैंक को कोई इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिलते हैं। हाउ डज इट वर्क? इस पर कैसे काम करता है? करेंटली सीआरआर 4% है। सो बैंक के पास जो मनी होती है, जो सो दे कैन लैंड मनी, ठीक है। अब क्या है, अगर ये बढ़ेगा तो बैंकों के पास कम मनी होगी लैंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर सीआरआर कम होगा तो बैंकों के पास ज़्यादा मनी होगी लैंड करने के लिए। तो अगर ये बढ़ेगा तो फिर जब मार्केट में मनी कम होगी तो क्या होगा? लोग कम खर्च करेंगे। मतलब इन्फ्लेशन जब होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को कम कर दिया जाता है। आफ्टर द सप्लाई विल डिक्रीज बट पीपल हैव मनी, सो आरबीआई इंक्रीज सीआरआर। ये सब
अब नेक्स्ट हो जाते हैं SLR को। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि बैंकों को अपने पास ही कुछ रिजर्व रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी एसेट्स, ठीक है। ये भी NDTL का पार्ट है। बैंक हैव टू कैप इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स की फॉर्म में, इन सब की फॉर्म में रख सकते हैं। प्रेजेंटली 19.5% है, ये भी चेंज हो सकता है। जनरली कैप्ड इन GSEC बॉन्ड, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बॉन्ड की तहत में ज़्यादातर रखा जाता है। सिंस इंडिया डिवाइड ऑफ गोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया के पास गोल्ड है नहीं, इस वजह से हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में ज़्यादा रखते हैं। नॉट कैश बिकॉज बैंक वांट्स टू अर्न मनी, ठीक है, कैश की फॉर्म में भी नहीं रखते हैं क्योंकि बैंकों को पैसा कमाना होता है। 4% CRR पर दे देते हैं वो। ऑल्सो विथ कैश दे कैन लैंड लोन ना, तो क्योंकि जो उनके पास कैश होता है उससे उन्हें लोन भी देना होता है, इस वजह से गोल्ड या अदर थिंग्स पे रखा जाता है ये। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स दिए जाते हैं इस पर। ये नॉट अफेक्टिव टूल, बहुत ज़्यादा अफेक्टिव टूल नहीं है, इफ़ेक्टिव टूल नहीं है। सिंस रीचेस टू इकोनॉमी गिव डायरेक्शंस टू द फ्लो टू द पब्लिक, ठीक है, वही चीज़ है कि ये इसके घटाने बढ़ाने से मार्केट पे असर पड़ता है। अर्लियर लिमिट ऑन SLR, RBI अमेंडमेंट एक्ट 2006 के हिसाब से वो हटा दिया गया। लोअर रिमूव्ड, जो है लोअर सीलिंग जो थी वो रिमूव कर दी गई, जैसे अभी हमने ऊपर वाले में बात की थी। CRR और SLR को मिला के रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व रेशियो में CRR और SLR दोनों आता है। तो CRR कहाँ रखनी होती है रुपए? RBI को 4% ऑफ द NDTL, और SLR में कहाँ रखने होते हैं? बैंकों को खुद के पास रखने होते हैं 19.5% ऑफ द NDTL। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव टूल की। तो क्वांटिटेटिव टूल जो अभी हम बात कर रहे थे उसमें थर्ड नंबर है OMO का। OMO मीन्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसका मैकेनिज्म ये है कि RBI सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड बिल्स टू द बैंक। बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच देता है RBI, है ना, बॉन्ड्स या फिर बिल की फॉर्म में, ठीक है। तो NBFC जो होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, कंपनीज, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बाय बैक ऑप्शन, RBI विल परचेज लेटर एज वेल। उनको देने के बाद RBI परचेज कर लेता है उसको, ठीक है। नॉट मैंडेटरी, ओनली इफ बैंक हैव सरप्लस कैश। आपका ज़्यादा कैश है तो आप जो है खरीद लीजिए, ये चीज़ होती है। बट स्टिल बैंक बाय OMO सिंस दे हैव टू मेंटेन SLR, क्योंकि उन्हें SLR मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए वो बैंक खरीदते हैं। 2 टाइप्स पॉलिसीज़ होती हैं, कॉन्ट्रैक्शनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना, और एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? सेलिंग ऑफ मोर एंड मोर सिक्योरिटीज़। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शनिस्ट पॉलिसी अपनानी होती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी बेचूंगी एज RBI। और एक्सपेंशनिस्ट, जब मुझे पैसे बढ़ाने हैं तो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा खरीदूंगी मैं सिक्योरिटीज़ को। अब ये होता कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी टेल यू, जैसे हम बात कर रहे थे OMO की, ठीक है। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ RBI ने किसको दी हैं? बैंकों को। मान लीजिए 10 रुपीज़ की सिक्योरिटी है वो, या फिर 10 करोड़ की सिक्योरिटी है, पर बेची कितने में है? 9 करोड़ में बेची है। लेकिन जब वो खरीदेगा RBI तो 10 करोड़ देगा, ठीक है। तो उसमें कितने रुपए मिल जाएंगे? बैंकों का तो फ़ायदा है, तो उसको डिस्काउंटेड रेट पे बेचा जाता है। तो ये चीज़ इसमें होती है, इससे बैंकों को रुपए कमा लेते हैं बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट एक तरह का रेट होता है। RBI बैंकों को जिस रेट पर लोन देती है, जिस रेट पर रुपए देती है, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देती है। और हाउ इट यूज टू वर्क, 6.25% है फॉर गुड, ताकि जो कि अच्छा है इकोनॉमी के लिए। व्हेन बैंक्स बोरो, जब बैंक्स बोरो करते हैं तो उनको सिक्योरिटीज़ प्लेज करनी पड़ती है, ठीक है। जब बैंक्स बोरो करते हैं, रुपए लेते हैं, तो उनको सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती हैं उसके बदले। 105% ऑफ द टोटल लोन, ठीक है, एट द रेट 105% ऑफ द टोटल लोन।
नाउ कांट बी अ पार्ट ऑफ SLR, ठीक है, SLR का पार्ट नहीं है। सेकंड नरसिम्हा राव कमेटी जो थी उनकी रिकमेंडेशन थी 1999 में कि LAF इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए और टेम्पररी बेस पे। 2000 में फुल फ्लैश्ड एंड बैंक रेट डोमिनेंट हो गया, रुक गया एट द एंड। बैंक रेट इज़ यूज एज पेनल्टी रेट, फिर बाद में बैंक रेट को पेनल्टी रेट में यूज़ करने लगे। पेनल्टी इन द सेंस कि भाई अगर आपने नहीं मेंटेन करा SLR तो फिर कैसे SLR नहीं मेंटेन करा तो हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे। तो वो बैंक की जो पेनल्टी लगती है वो ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट लगती है कि भाई फर्स्ट डे इतने % ऑफ द बैंक रेट देंगे, सेकंड डे फिर सब्सिक्वेंट डे इतने % देंगे, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी को लोन टेकिंग सिस्टम ऑफ बैंक फ्रॉम RBI, ठीक है, जो RBI का जो लोन टेकिंग सिस्टम है वो दो तरह से है, रेपो और रिवर्स रेपो। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेपो रेट की। तो RBI बैंकों को जिस रेट पर रुपए देती है रेपो रेट, तो रेपो मतलब समझ लो RBI और रेट का मतलब रेट। तो RBI के जो रेट हैं तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। तो RBI के रेट का मतलब RBI जिस रेट पे बैंकों को लोन देती है तो वो हो गए रेपो रेट। STF क्या है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस लोन, ठीक है, 90 डेज़ का होता है, प्रेजेंट 6% इसमें इंटरेस्ट है। 2 टाइप्स के होते हैं, ओवरनाइट रेपो और टर्म रेपो। ओवरनाइट रेपो में क्या है? बोरोइंग फॉर 24 आवर्स के लिए बोरोइंग होती है और 0.25% ऑफ NDTL होता है ये, ठीक है। सेकेंड जो है टर्म रेपो, उसमें बोरोइंग्स फॉर 7, 14, 21 एक्सेट्रा डेज़ के लिए होती है, ठीक है, 7, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता ऐसे होती है। टर्म लोन में क्या है? मल्टीपल ऑफ 7 होता है बट नॉट मोर देन 90 डेज़। 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन 7 के मल्टीपल्स में देते हैं, मतलब हम हफ्तों के हिसाब से देते हैं। 0.7% ऑफ द NDTL दिया जाता है ये। तो सेकंड टाइप हो गया ये, तो 2 टाइप्स हो गए रेपो रेट के। अच्छा, मिनिमम बोरोइंग होती है 10 करोड़ और मैक्सिमम देन उसके मल्टीपल्स 5 करोड़ के मल्टीपल्स होते हैं, है ना। अच्छा, सिक्योरिटीज़ इशू सेम एज बैंक रेट, ठीक है, सिक्योरिटीज़ बैंक रेट की तरह ही से दी जाती हैं, जैसे कि वो आपको अगर RBI आपको रुपए दे रही है तो फिर आप उनको सिक्योरिटीज़ देंगे। अब ये काम कैसे करता है, पहले हम बात देख लेते हैं रिवर्स रेपो रेट की। देखो, रिवर्स रेपो रेट क्या है? RBI जिस रेट पे बैंकों से बोरो कर रही है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो RBI किस कितने ले पे लेती है? 5.75 पर है प्रेजेंट, तो रिवर्स रेपो रेट कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें RBI खरीद रही है, बोरो कर रही है, और तो इस वजह से RBI थोड़ा कम पैसे देती है। उसके बाद में अगर जो रेपो रेट है तो उसमें ज़्यादा होता है परसेंटेज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये बैंक टू बैंक जो मनी लोन्स होते हैं उनको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। @eCuber एक वेबसाइट है, उस पर ये एक प्लेटफॉर्म है, उस पर प्रॉफिट कंटिजेंसी फंड एंड डिविडेंड टू गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। फैसिलिटी ऑफ ओवरनाइट लैंडिंग एंड बोरोइंग, ये फैसिलिटी होती है ओवरनाइट लैंडिंग और बोरोइंग की, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक्स में बोरो फॉर 24 आवर्स के लिए बोरो कर सकते हैं, प्रेजेंट 6.25% है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, बैंक कांट बोरो अमाउंट मोर देन 2.5% ऑफ NDTL। 2.5% NDTL के 2.5% से ज़्यादा वो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के 2.5% से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते। 105% सिक्योरिटीज़ टू बी प्लेस्ड बाय SLR कैन बी यूज्ड एज वेल। हम इसमें SLR भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हमने सिक्योरिटीज़ और कैश और या फिर गोल्ड जो भी हमने कर रखा है स्टोर, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके बदले। रेट ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इंटरेस्ट जो डिटरमाइन अदर इंटरेस्ट, ऐसे रेट्स जिसके रेट की हेल्प से, जिसका हम रेफरेंस लेके और रेट का रेट डिसाइड करते हैं, उस रेट को बोल देते हैं रेट ऑफ रेफरेंस। जिसकी मदद लेके, जिसका रेफरेंस लेके हम और रेट डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट बात, अच्छा ये आ गया क्वालिटेटिव। एक बार हम क्वांटिटेटिव को दोबारा से चेकआउट कर लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव में सबसे पहले था, अब सब एक तो बेस था कि NDTL क्या होता है। NDTL आपको पता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, मतलब जो आपका सेविंग्स हो रही हैं या फिर जो लोन दिया जा रहा है उनके बीच का जो गैप होता है, मतलब जो आ रहा है मनी, वो उसको बोल देंगे नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। उसमें सबसे पहला हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव में CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है? बैंक को इन कैश की फॉर्म में RBI के पास रखना पड़ता है, कैश की फॉर्म में। प्रेजेंट 4% है NDTL का, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इसके रेट से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बैंकों का पैसा
अलग रहेगा, है ना, तो उतना तो वो नहीं दे सकते ना किसी को लोन पे, तो फिर मार्केट में पैसा नहीं आएगा, तो इसलिए इसके बढ़ने पर महंगाई कम हो जाती है, मतलब पैसे का इनफ्लो कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसएलआर की। तो एसएलआर में क्या होता है, बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है कितना, 19.5% ऑफ 95% ऑफ एनडीटीएल। अच्छा, ये क्या होता है, इसमें आप कैश या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड वगैरह सब रख सकते हैं। वैसे हम लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखते हैं, क्योंकि गोल्ड तो हमारे पास इतना है नहीं। तो सीआरआर और एसएलआर को अगर हम मिला दें तो रिजर्व रेशियो बोला जाता है। तो हमने दो देख लिए, सीआरआर और एसएलआर। थर्ड वाला है ओएमओ। ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, आरबीआई कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करती है ना, और मार्केट में लाती है, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, बैंक खरीदते हैं उसको। उसके बदले अब क्या होता है, बैंकों को, जब बैंक खरीद रहे हैं तो उसको डिस्काउंटेड रेट पे देती है, वरना तो कोई बैंक लेगा ही नहीं ना। तो उसको जैसे कि मान ले कुछ अगर उन्होंने निकाले हैं तो उसके बदले उन्हें फ़ायदा हो जाता है। टू टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं, कॉन्ट्रैक्शनिस्ट, एक्सपेंशनिस्ट। अगर सेल करती है जब सिक्योरिटीज़, तो पैसा बदले में पैसा लेती है, तो उससे पैसा कम हो जाता है मार्केट में। और जब परचेज़ करती है, जब बाय करती है ना, परचेज़ करती है सिक्योरिटीज़ को, तो पैसा मार्केट में बढ़ जाता है। ये चीज़ होती है। बैंक रेट देख लेते हैं 4th नंबर पे। बैंक रेट होता है, इसमें क्या होता है, आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को रुपए दे रही है उसे बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट में कितना है करंट, 6.25%। ठीक है, सेकंड नरसिम्हा राव की कमेटी की ने रिकमेंडेशन दी थी। अच्छा, ये एसएलआर का पार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेपो रेट की। ये क्या था हमारा, बैंक रेट। अब क्या आ गया, रेपो रेट। लोन जो आरबीआई से ले जा रहा है, यहाँ पे क्या था, आरबीआई जो बैंकों को दे रही है, यहाँ पे क्या है, रेपो रेट जो आरबीआई बैंकों को दे रहा है। ये भी लैंड कर रहा है आरबीआई, है ना, ये भी आरबीआई लैंड कर रहा है, बैंक रेट भी। तो अच्छा, आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को पैसे देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, और जिस रेट पे बैंक आरबीआई को पैसे देते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, ऐसी फैसिलिटी ऑफ ओवरनाइट लैंडिंग एंड बोरिंग, मतलब रात को आपको एक रात के लिए आपको पैसा चाहिए, या फिर देना है या फिर उधार लेना है ना, तो उस 24 आवर्स के लिए, जैसे इसका भी 6.25% है, 2.5% ऑफ एनडीटीएल है। अच्छा, रेट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिस रेट का रेफरेंस लेकर आप और रेट डिसाइड कर रहे हो उसे बोल देते हैं रेट ऑफ रेफरेंस। ये हमारे सारे थे 7 थे हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स। अब बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की। तो क्वालिटेटिव टूल्स की अगर हम बात करें, तो जब क्वांटिटेटिव फेल हो जाते हैं तब हम क्वालिटेटिव का यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव फेल क्यों होते हैं, ठीक है, मेड इफेक्टिव ओनली बाय द बैंक्स, बैड इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। अच्छा, क्या है कि मतलब बैंक की वजह से ज़्यादा फेल होते हैं। मान लीजिए किसी ने नहीं वो चीज़ फॉलो करी जो आरबीआई ने करा, और फिर पेनलाइज हो गए, ठीक है, तो उस सब टाइम पे फिर वही आरबीआई के बच्चे हैं बैंक, उनको तो रखना है, उनको तो संभालेगी, तो फिर दूसरे टूल्स लाती है, प्यार से संभालती है फिर उनको, क्वालिटेटिव। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइम लैंडिंग रेट। ये क्या होता है, बेस्ट रेट्स टू गुड कस्टमर्स, अच्छे रेट्स दिए जाते हैं अच्छे कस्टमर्स को। गुड क्रेडिट हिस्ट्री, जिन लोगों की अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, जो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जिनका है, एक्सेप्ट ओन एम्प्लॉयज़ एंड फार्मर्स, जो खुद के एम्प्लॉयज़ और फार्मर्स, उनको छोड़कर लॉसेस वर कंपेंसेटेड बाय रेस्ट टू द कस्टमर बाय, ठीक है, जितने भी जो लॉसेस है वो और कस्टमर से कंपेंसेट कर दिया जाता है, बिकॉज ऑफ विच कस्टमर डिडंट गो फॉर बैंक लोन, जिसकी वजह से बैंक लोन नहीं करता, तो उसको बोल देते हैं प्राइम लैंडिंग रेट, है ना। सो बेस रेट वॉज मेड, तो इस वजह से बेस रेट बना था। बेस रेट का जिस रेट पर आप दे रहे हो तो उसको बोलते हैं बेस रेट। अब जब बेस रेट पर जाते हैं सेकंड, तो बेस रेट क्या है, अच्छा, बेस रेट क्या है, बिलो बैंक्स कांट लैंड टू एनीवन एक्सेप्ट फार्मर्स एंड देयर ओन एम्प्लॉयज़। जो बैंक्स हैं जो फार्मर्स और एम्प्लॉयज़ को ही देते हैं, ठीक है, और किसी को नहीं देते, उसको बेस रेट। फैक्टर्स क्या हैं, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, ऑपरेशनल कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नेगेटिव रिटर्न कितना है सीआरआर में, ठीक है, डिसाइडेड इन ऑर्डर टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन क्रेडिट मार्केट। अच्छा, कैसे डिसाइड किया जाता है बेस रेट, क्रेडिट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए,
है ना। क्रेडिट मार्केट जो उधारी का जो मार्केट है बाज़ार, उसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए MCLR, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। MCLR क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट बिलो विच बैंक्स कांट लैंड टू एनीवन एक्सेप्ट फार्मर्स एंड देयर एम्प्लॉयज़। इसके नीचे से फार्मर्स, मतलब बैंक्स किसी को भी रुपए नहीं दे सकते एक्सेप्ट फार्मर्स और एम्प्लॉयज़ के बिना। इफ़ेक्टिव कब से था ये? 1 अप्रैल 2016 से। स्टिल बैंक्स स्ट्रगल कर रहे हैं। MCLR टू बी डिक्लेयर्ड इन एडवांस। नेक्स्ट फैक्टर हैव बीन मेड इनटू कंसिडरेशन। कौन कौन से? ऑपरेशनल कॉस्ट, नेगेटिव रिटर्न ऑन CRR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेक्स्ट टाइम टर्म पीरियड ऑफ लोन, ये सब MCLR के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन ट्रेडिशनल टूल्स की। नहीं, नॉन ट्रेडिशनल टूल्स अच्छा हम बाद में देखेंगे। अब एक बार देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी। अर्लियर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी जो कि गवर्नर के अंडर रहती थी। वीटो पावर थी, विच पीपल डोंट, वीटो पावर थी, इस वजह से लोगों को पसंद नहीं थी। उजित पटेल की कमेटी ने रिकमेंड करी MPC, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, टू टेक गवर्नमेंट व्यू ऑल्सो, ताकि गवर्नमेंट सरकार का भी वो व्यू देख सकें कि क्या सोचती है सरकार। सो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी लेफ्ट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ताकि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी दोनों साथ साथ में काम कर सकें। टोटल 6 मेंबर्स इसमें रखे गए। RBI में RBI का गवर्नर और 2 डेप्टी गवर्नर, और गवर्नमेंट के 3 मेंबर्स, कोई भी पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं, बट एक्सपर्ट्स जो हैं उस फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में, वो हेड जो है RBI गवर्नर रहेगा, और कास्टिंग बोर्ड गवर्नर करेगा। ये क्या है? जैसे कि मान लीजिए 6, ये 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, तो 6 पीपल की पूरी कमेटी हो गई। तो 6 पीपल की कमेटी में से ये नहीं कि भाई गवर्नर की चल रही है, गवर्नर ने जो कह दिया वो किसी का नहीं माना जा रहा है, सिर्फ गवर्नर का माना जा रहा है। वो कब होता है? जैसे कि मान लीजिए 3 लोग कुछ कह रहे हैं, 3 लोग कुछ कह रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट के लोग कुछ और कह रहे हैं और इधर RBI के लोग कुछ और कह रहे हैं, तब क्या होगा? उस टाइम पे बोर्ड किसका माना जाएगा? गवर्नर का माना जाएगा। उस टाइम पे गवर्नर की बात मानी जाएगी, तो इसे बोलते हैं कास्टिंग बोर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की। ट्रेडिशनल में कौन कौन से आ गए? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल में हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हूवर, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ये है क्या? पहला है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है? ये मिल्टन फ्रीडमैन ने प्रोपाउंड किया है, जो कि अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के ये कॉन्सेप्ट है ये। उन्होंने कहा, इन्होंने ये अपने इकोनॉमिक सर्वे में लेकर आए एक बार। ठीक है, इन्होंने कहा ये प्रैक्टिकली अप्लाइड तो नहीं हो सकता, बट इन्होंने कहा ये कब हम कर सकते हैं? जब हमें पता है कि बहुत मंदी है मार्केट में, बहुत मंदी है, लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, तो उस टाइम पे हम पैसे को हेलीकॉप्टर से नीचे गिर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि नेक्स्ट बात करते हैं हेलीकॉप्टर हूवर। अच्छा, हेलीकॉप्टर मनी समझ में आ गया होगा। हेलीकॉप्टर हूवर क्या है? टेक मनी नॉट जस्ट फ्रॉम बैंक बट ऑल्सो फ्रॉम द होल इकोनॉमी। ठीक है, सिर्फ बैंक से ही नहीं, पूरी इकोनॉमी से ही मनी जो आती है तो उसे बोलते हैं हेलीकॉप्टर हूवर। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, पूरे सिस्टम से मनी आ रही है वापस, पूरा मनी चेंज करा जा रहा है, तो उसे बोलेंगे डीमोनेटाइज करना। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। ये कॉमर्शियल बैंक ने ये इम्पोज किया था, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अच्छा, कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट्स आर नॉट पेड इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट नहीं दिया रहा था, सम पार्ट डिडक्ट कर दिया जा रहा था, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में कि इंटरेस्ट नहीं दिया, मतलब जैसे कि एक तो आपने मान लीजिए हमने 1000 रुपये जमा करे अपने बैंक में, तो हम चाहेंगे कि हमें इसमें कुछ इंटरेस्ट मिल के और ज़्यादा मिले, लेकिन वहाँ पे क्या था, आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, ऊपर से आपके काट और लेंगे, वो गवर्नमेंट ले लेगी अपना। अच्छा, इसको ये तो हो गया आपका जब कॉमर्शियल बैंक करते हैं इम्पोज। जब सेंट्रल बैंक इम्पोज करते हैं तो क्या होता है कि आपको वो तो मिल रहा है उसका सॉरी, इसमें क्या है कि जापान में है ये चीज़ कि आपकी जो वो आ रही होगी इंटरेस्ट, उस पर काट लेंगे। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है ये। जब ट्रेडिशनल फेल हो जाते हैं तब हम नॉन ट्रेडिशनल यूज़ करते हैं। तो ये थी आपका पूरा मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी पूरा फिनिश हो गया। कैसा लगा आपको?
कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। और कुछ भी चीज़ सही गलत लगे, कुछ भी रिकमेंडेशंस हो, कुछ भी सजेशंस हो, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।